एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपकी केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज़ चली हुई है जिसके अंदर यूनिट 3 आपका स्टार्ट है, जिसके अंदर हम लोग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे, लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ को भी पढ़ेंगे जो कि आप सीटेट में भी पढ़ करके आए हुए हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही जो डिसेबिलिटी है इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन में क्या इसकी अहम भूमिका होती है, और साथ ही इंटरवेंशन यानी कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं इन डिसेबिलिटी से। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सभी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी अपडेट्स आपको मिल सके। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है। इससे पहले डिसेबिलिटी क्या होता है, बहुत बार आपको बता चुकी हूँ डिसेबिलिटी क्या होती है, कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे अब वो आपको रोकती है। कोई भी नॉर्मल जो पर्सन है अपने जो फंक्शन करता, अपने जो कार्य करता, आपको उससे करने से ये रोकती है। ठीक है, एनी कंडीशन ऑफ बॉडी और माइंड दैट लिमिट्स अ पर्सन्स मूवमेंट, सेंसेस और एक्टिविटीज़। ठीक है, एक पर्सन को लिमिट कर देती है कि भाई आप अच्छे से अपने मूवमेंट्स में, अपने सेंसेस में और अपने जो कार्य है वो इफेक्टिवली कर नहीं सकते, तो वो में आती है, वो आपकी डिसेबिलिटी के अंदर आती है। इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। दूसरे जो कार्य कर सकते हैं वो आपकी डिसेबिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग करने में अक्षम रह जाते हो, असक्षम रह जाते हो। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, थोड़े से इनेबल आप रह जाते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, जो अगर बात करूं डिसेबिलिटी की, तो डिसेबिलिटी को 8 मेन टाइप्स में विभाजित किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे कितने तरह की 8 मेन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी होती है जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहली है मोबिलिटी और फिजिकल इम्पेयरमेंट, जो आपकी फिजिकल जो डिसेबिलिटी होती है वो इसमें आती है। स्पाइनल कोड डिसेबिलिटी, रीढ़ की हड्डी में विकलांगता। थर्ड है हेड इंजरी या फिर ब्रेन डिसेबिलिटी, आपके इंटेलेक्चुअल, आपके बौद्धिक स्तर को ये हानि पहुंचाती है, सिर में चोट या फिर मस्तिष्क अक्षमता। ठीक है, विजन डिसेबिलिटी, दृष्टि में अगर विकलांगता है तो वो इसमें आता है। उसके बाद श्रवण अक्षमता आती है, हियरिंग डिसेबिलिटी इसके अंदर आती है। एंड नेक्स्ट है लर्निंग की डिसेबिलिटी, जो भी आपके अधिगम, लर्निंग एंड कोग्निटिव डिसेबिलिटी, जो अधिगम और संज्ञान अक्षमता है जो आपको लर्निंग में कहीं ना कहीं रोकती है, वो डिसेबिलिटी है जिनको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। 7th है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक जो विकार आपके अंदर आते हैं वो इसमें आता है। एंड लास्ट इज इनविजिबल डिसेबिलिटी, अदृश्य विकलांगता। ये वो विकलांगता होती है जो दिखती नहीं है बट होती है। ठीक है, जैसे जैसे ऑटिज्म होता है ना, ऑटिज्म होता है भाई, वो दिखता थोड़ी ना है। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल भी सोशल नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भी सोशल नहीं होता और अपने आप में ही रहता है। ADHD हो गया, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ये दिखते नहीं है बट होते हैं। ठीक है, तो ये इनविजिबल डिसेबिलिटी के अंदर आती है। अब बात करेंगे लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ क्या होती है। लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो कि जेनेटिक होती है या फिर न्यूरोबायोलॉजिकल होती है, ये क्योरेबल नहीं होती। ठीक है, मतलब इनको आप सपोर्ट के साथ, इनको आप क्या बोलते हैं, बच्चा जो है अच्छे से इफेक्टिव कर सकता है बट इनको क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है, दैट अल्टर ब्रेन फंक्शनिंग इन अ मैनर विच अफेक्ट्स, इससे आपका जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, और आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो आपका संज्ञान की प्रक्रिया है आपके अधिगम से रिलेटेड, वो आप कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं कर पाते हो। इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वो डिसेबिलिटीज़ होती है जो आपको आपकी लर्निंग में यहाँ पे रोकती है। ठीक है, आपकी रीडिंग, राइटिंग, सारी जो भी आपकी चीज़ें होती है, मैथमेटिक्स, इक्वेशंस, क्वेश्चंस को हल करना, उन सभी में आपको प्रॉब्लम आती है इन लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर। These problems can interfere with learning basic skills such as reading, writing and math। वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो बेसिक स्किल है आपकी, वो सभी उससे क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहली है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपकी क्या, पर्सन की रीडिंग स्किल से रिलेटेड होता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सी जो डिसेबिलिटी है वो रीडिंग स्किल से जो है रिलेट करती है, रीडिंग स्किल को अफेक्ट करती है, तो वो डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, ये जो पढ़ने की जो कौशल है बच्चे का, उसको अफेक्ट करता है। इसमें बच्चा क्या करता है ना, इसमें बच्चा ना पोजीशन ऑफ लेटर को रिवर्स से पढ़ता है। कैसे, जैसे बी लिखा होगा ना तो उसको डी पढ़ लेगा।
ठीक है, 25 लिखा होगा तो उसको 52 पढ़ बैठेगा। तो ये जो है रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे को यहाँ पे दिक्कत होती है, स्पीच में यहाँ पे डिले हो जाता है बच्चे को। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो आपकी रीडिंग से रिलेटेड होती है। डिसकैलकुलिया होती है, कैलकुलेशन मतलब मैथ्स से रिलेटेड होती है कि आप मैथमेटिकल अर्थमेटिक चीज़ों को आप यहाँ पे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को, मैथ्स की स्किल्स को आप जो है अच्छे से यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, आपके मैथ्स को कंसेप्ट को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हो, तो मैथ्स से रिलेटेड जो आपकी डिसऑर्डर होती है वो डिसकैलकुलिया होती है। तो इसमें स्ट्रगलिंग करता है बच्चा मैथमेटिकल कंसेप्ट में, बच्चे को समझ नहीं आता, डिफिकल्टी होती है बच्चों को ऑपरेशंस में, बच्चे को समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिसग्राफिया का मतलब है बच्चे की राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड है। आपसे पूछ लेगा भाई बताओ बच्चे की राइटिंग एबिलिटी से रिलेटेड कौन सी डिसऑर्डर है, तो आपने बताना है डिसग्राफिया है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे रीडिंग और राइटिंग अगर पूछा जाए, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ अगर पूछा जाए, तो आप डिसलेक्सिया मार्क करना। ठीक है, डिसलेक्सिया आप मार्क करना, रीडिंग एंड राइटिंग। क्यों? अभी तो मैंने पीछे आपको बताया था ये तो सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड है। अगर आपको ऑप्शन में रीडिंग एंड राइटिंग दिया हो तो आप डिसलेक्सिया मार्क करना, और अगर आपको राइटिंग से रिलेटेड पूछा जाए और अगर ऑप्शन में डिसग्राफिया नहीं है तो ही आप डिसलेक्सिया को मार्क करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप डिसग्राफिया को ही मार्क करेंगे राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी विद स्पेलिंग, पुअर हैंड राइटिंग होती है, मैसी हैंड राइटिंग बच्चा यहाँ पे करता है, गंदी राइटिंग यहाँ पे करता है, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम होती है बच्चे को, आइडियाज़ को लिखने में यहाँ पे बच्चे को समस्या होती है, तो राइटिंग से रिलेटेड है ये। उसके बाद डिस्प्रेक्सिया है, इससे क्या होता है, ये जो पर्सन की जो एबिलिटी है कि प्लान करने की, मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की, उसको यहाँ पे अफेक्ट करता है। बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल है और उसकी जो ग्रोस मोटर स्किल है उसको यहाँ पे अफेक्ट करता है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाम से ही समझिए कि अटेंशन की कमी है और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है बच्चा, टिक के नहीं बैठता एक जगह। ठीक है, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, एक जगह बैठ नहीं सकता है वो बिल्कुल भी, उसका ध्यान जो है वो जल्दी भटक जाता है। मोटिवेशन की बहुत कमी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनली बच्चा बहुत जो है बैलेंस नहीं होता, इमोशनली आउटबर्ड्स होते हैं, कहीं का इमोशंस कहीं पे निकलता है। ठीक है, तो ये पर्सन की एबिलिटी टू पे अटेंशन यहाँ पे बच्चा नहीं पे कर पाता। रेगुलेशन ऑफ द हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है बच्चा, टिक के नहीं बैठ सकता एक जगह, जिनको ADHD होता है। ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है क्योर नहीं करा जा सकता अगर टाइमली इंटरवेंशन का मतलब होता है टाइमली अगर बचाव यहाँ पे किया जा सके, टाइमली अगर सपोर्ट बच्चे को मिले, सपोर्ट इंटरवेंशन हो, तो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी को जो है बच्चा जो है सक्सेसफुली यहाँ पे स्कूल में चीज़ों को सीख सकता है, अगर बच्चे को टाइमली सपोर्ट यहाँ पे मिले तो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेग्लेक्टिंग द कंडीशन में अफेक्ट द चाइल्ड्स एबिलिटी, अगर हम इस कंडीशन को नेग्लेक्ट करते हैं तो बच्चे की कहीं ना कहीं एबिलिटी जो है इस कंडीशन के साथ कोप करने की वो काफ़ी क्या होती है, अफेक्ट करती है, और उसको बाद में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। सो अर्ली डिटेक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। आपके सिलेबस में ये दिया गया है कि आप डिसेबिलिटी को आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई हमें करना ही क्यों है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमें क्यों करना है, क्या मतलब है इस चीज़ का। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है रिकॉग्नाइजिंग एनी डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल वेरिएशंस इन अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स एंड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या है, इसे समझो। जैसे मान लीजिए आपको बुखार है, आपको क्या है, बुखार है। ठीक है, आप बीमार हो, आपको बुखार है, और अगर बुखार के इनिशियल स्टेज में ही अगर आप दवाई ले लेते हैं, अगर आप वहाँ पे क्योर आप ले लेते हैं, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो आप के जो ठीक होने के चांसेस है वो कहीं ना कहीं क्या 99% आप ठीक हो जाते हो। बट अगर ये बुखार एक वर्स कंडीशन में अगर चला जाए और आप अर्ली इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। आपको टाइफाइड हो सकता है, कुछ और ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे आप ज़्यादा दिनों तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। इनिशियल स्टेज में अगर बच्चे के ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से पता चल जाए, तो कहीं ना कहीं जो इंटरवेंशन है, जो बचाव के तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी जो ज़रूरत है वहाँ पे, उसके जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैन हेल्प फोस्टर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट वेयर फैमिलीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन
प्रोफेशनल्स आर बेटर प्रिपेयर्ड। बच्चे को सपोर्ट करने के लिए ये सभी लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एक ऐसा स्टिमुलेटिंग, एक एनरिच एनवायरनमेंट, एक प्रोत्साहन वाला एनवायरनमेंट यहाँ पे बच्चे को मिल सकता है, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट को सपोर्ट हो सके, उसका इंक्लूजन हो सके, हर सब बच्चों के साथ मिल करके सोसाइटी में उसको देखा जाए, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके बच्चे का अपनी डिसेबिलिटीज़ के साथ। ठीक है, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है डिसेबिलिटीज़ का। उसके बाद आती है इंटरवेंशन। हम लोग कैसे इंटरवेंट कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इंटरवेंशन एक ऐसी डेलिब्रेट प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी चेंज है इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पीपल थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे इंटरवेंशन कहीं ना कहीं बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि बच्चों की जो क्या थॉट्स है, बच्चे की फीलिंग्स एंड उसके बिहेवियर को यहाँ पे क्या किया जा सके, एक तरीके से बचाव किया जा सकती। ठीक है, उसके बाद है पर्पस। क्या है इंटरवेंशन का, क्यों यहाँ पे पर्पस है, क्या उद्देश्य क्या है। तो आइडेंटिफाई करना करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, जो भी करिकुलम थ्रू आउट द ईयर बच्चे को, जो भी कोर्स है बच्चे को, जो भी सब्जेक्ट है बच्चे को पढ़ाया जाएगा, उसमें जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको भी लेकर के चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन पे हम बात करते हैं, तो करिकुलम को और जो भी निर्देशात्मक अभ्यास, जो भी टीचर लर्निंग, जो भी प्रोसेस होगी, वो सभी किसके अकॉर्डिंग हो, बच्चे को ध्यान में रख करके बनाई जाए। अप्रोप्रिएट टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल टीचर हो, भाई ऐसे टीचर हो जिनमें स्पेशल एजुकेटर भी आते हैं, जो स्पेशली उन बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर का डेवलपमेंट भी काफ़ी जो है ज़रूरी हो जाता है, प्रोफेशनल जो है टीचर यहाँ पे हो। डेवलपिंग एंड वैलिडेटिंग अर्ली असेसमेंट टूल, ऐसे टूल हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएँ जो असेस कर सके बच्चों को कि बच्चे की क्या नीड है, क्या उसको क्या चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें, उसको क्या केयर करना है, कैसे सब कुछ, सब एवरीथिंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अर्ली इंटरवेंशन, कि शुरुआत में हम कैसे इंटरवेन कर सकते हैं, शुरुआत में हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इट इज़ एन अर्ली स्टिमुलेशन एंड एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। ये एक शुरुआती प्रोत्साहन और एक समृद्ध, मतलब एनरिच प्रोग्राम होता है, किसके लिए, इन्फेंट्स के लिए, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, विद वेरिंग टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, जिनके अंदर जो है कई तरह की डिसेबिलिटी उनके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो अर्ली इंटरवेंशन हम कब, एक अर्ली स्टेज में ही बच्चे का करेंगे, अगर बाद में जाकर के पता चलेगा तो कहीं ना कहीं एक वर्स स्टेज वो बच्चे के लिए आ चुकी होगी। इट अप्लाइज टू चिल्ड्रन ऑफ स्कूल एज और यंगर एज, स्कूल एज के बच्चों के लिए और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है। हु आर डिस्कवर टू हैव, जो एक रिस्क पे है। ठीक है, एक रिस्क पे है, भाई शुरुआत में अगर पता चल जाए तो ठीक है, क्योंकि शुरुआत से ही तो बाद में आकर जाकर के जो डिसेबिलिटी है वो एक बड़ा रूप लेगी। तो यहाँ पे बच्चे एक रिस्क पे है, डेवलपिंग हैंडीकेपिंग कंडीशन और अदर स्पेशल नीड दैट मे इफेक्ट, जो बच्चे की जो भी स्पेशल नीड है उनको वहाँ पे अच्छे से देखा जा सके, ताकि बच्चे जो रिस्क में हैं वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए क्या हो, ठीक तरीके से सारी चीज़ें हो। तो अर्ली जो इंटरवेंशन है, अर्ली जो बचाव है, वो हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। स्कूल लेवल पर जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाते हैं। फाइंडिंग स्पेसिफिक वेज टू हेल्प अ चाइल्ड बिकम एज फंक्शनल एज पॉसिबल, एक ऐसे वेज, स्पेसिफिक विशिष्ट हमें एक ऐसे वेज बनाने चाहिए जिससे बच्चा क्या हो, अपने सोसाइटी में अपने आप में क्या हो, फंक्शनल हो, बच्चा अपने काम कर सके, एक्टिवली बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो ऐसे तरीके हमें ढूंढने चाहिए है। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं जो इन बच्चों के लिए होते हैं, उनके यहाँ पे क्या रोल होते हैं। तो ये तो होते ही हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली। ठीक है, तो इंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को इन द डेवलपमेंटल स्किल, जो बच्चों के विकास के जो कौशल है उनको डेवलप करने के लिए ये जो है बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड नॉलेज दैट इनेबल दैम टू पार्टिसिपेट इंडिपेंडेंटली, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी नॉलेज ताकि बच्चे क्या हो, अपने आप में इंडिपेंडेंट होकर के पार्टिसिपेट कर सके, अपनी सारी चीज़ों को कर सके, लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग में वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। कंडक्ट असेसमेंट विच फोकस ऑन बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, ऐसे असेसमेंट यहाँ पे लेने चाहिए, बच्चों का ऐसे आकलन करना चाहिए जिसमें बच्चे की जो भी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नीड्स है उनको पता लगाया जा सके। ठीक है, जो उस पर फोकस करता हो। एक ऐसा प्रोग्राम, क्रिएट ए प्रोग्राम गियर टू द ऑब्सेस्ड नीड्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए जो भी असेसमेंट की नीड है, गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, उनको भी ध्यान में रख करके सारी चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, क्या गोल्स है। प्रोवाइड कंसल्टेशन
कंसल्टेशन एंड सपोर्ट सर्विस जब भी ज़रूरत हो, फिर चाहे जो नॉर्मल टीचर होते हैं उनको, फिर चाहे पेरेंट्स हो, ठीक है, उनको भी क्या कर प्रोवाइड करे स्पेशल एजुकेटर, कि उनको भी कंसल्ट करे बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड, बच्चे की लर्निंग से रिलेटेड, और उनको भी जो सपोर्ट सर्विस देनी चाहिए वो भी उनको मिले। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें हमने डिसेबिलिटीज़ के टाइप्स को डिस्कस किया है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस किया है, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन को पढ़ा है। सो आई होप आपको यहाँ से हेल्प हुई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और सभी के साथ शेयर करना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, सो सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।